जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने आप सभी से कहा हैगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी दिक्कत नहीं होगी। ए टू जेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। डीआरडीओ के फॉर्म भरने से पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। हम आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताएंगे जो शायद ही किसी ने आपको पहले बताया होगा। इस वीडियो को जरूर देखिए फॉर्म भरने से पहले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है डीआरडीओ इतनी सारी चीज़ें, इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे तभी है ना, सरकारी की तैयारी करते हो इतना तो जरूर जानते होंगे। डीआरडीओ इतनी फेमस संस्थान है ना, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले जो रिमेंबर करने वाली बातें हैं वो आपको बता दें कि इसके जो फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट है वो 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं और कब तक चलेगी 23 सितंबर तक। तो देख लीजिए ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, बीसी दिन यहाँ पर समय मिला हुआ है। 3 सितंबर से 23 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, हालांकि अच्छे खास इसमें भी एप्लीकेशन आएंगे बट उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भरना है। इसमें भी ना 2 प्रकार की जॉब है वो बता दें आपके लिए। और हाँ, यहाँ पर फीस जो स्ट्रक्चर है वो भी आप सभी को बता दें। फीस स्ट्रक्चर का जो रहेगा जनरली जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए कितने रुपए है, 100 रुपये है। गर्ल्स के लिए जो है फीस फ्री रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा है ना। और पीएच जो कैंडिडेट है उनके लिए तो बट जाने दीजिए। अभी यहाँ पर आते सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको क्लियर करते हैं ना। आगे चीज़ें होंगी तो वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको बताएंगे, बट यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर का कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पर चलते हैं, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ग्रेजुएटेड ऑफिसर, नॉन ग्रेजुएटेड ऑफिसर है। आप ये मत समझिए कि ग्रेजुएटेड ऑफिसर की पोस्ट आई है, नॉन ग्रेजुएट ऑफिसर बट ग्रुप बी की। तो अच्छी खासी पोस्ट है, ये भी कोई वो नहीं होती है, बहुत बढ़िया पोस्ट है आपकी। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर इसकी आपको सैलरी बता दिया गया है कि जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी। 35,400 से बेसिक सैलरी रहेगा ना, 35,400 से आपकी स्टार्ट होगी और 1,12,000 तक आपकी सैलरी पहुँच जाएगी। ठीक है, रिटायर होते होते तब तक। ठीक है, तो 35,400 इनफ है। सैलरी वैलरी की चिंता मत करें, आप केवल अपने सिलेक्शन की चिंता करें। 18 से 28 साल तक की इसकी एज है, ये नॉर्मल एज है ना। ये जनरल वालों के लिए एज है 18 से 28 साल वालों जनरल वालों के लिए। इट मीन्स ओबीसी में प्लस 3 ईयर्स जोड़ दीजिए, 3 साल इनको रिलैक्सेशन मिलता है। और यहाँ पर रेड मार्कर ले लेता है ताकि आपको प्रॉपरली अच्छी तरह से दिख पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओबीसी वाले रहते हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और एसटी एससी अगर आप हैं तो वहाँ पर आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और जनरल वालों को 18 से 28 तक। तो इनफ एज भी आपको बहुत बढ़िया दे दी गई है। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर और अलग एरिया से रहते हैं उनको और ज़्यादा भी छूट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, अब कहाँ पर चलते हैं, आपको कहाँ लेकर चलते हैंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपको अलग अलग तरीके से क्वालिफिकेशन बता देते हैं। पहले तो ये एक होगा स्टेप बी है ना, STA बी हो जाएगा। और एक ए आएगा ना, ए ग्रुप बोल देते हैं, बी ग्रुप जिनको हम आपको डिनोट कर देंगे ना बार बार STA ना बोल करके। ठीक है, ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ना बोल करके है ना। एक रहेगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और एक रहेगा जो ITI बेस पे रहेगा वो बी ए वाले कहलाएंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या कहलाएगा, टेक्नीशियन है ना, ओनली टेक्नीशियन कहलाएंगे। तो इसको हम टेक्नीशियन ए मतलब ए ग्रुप बोल दिया करेंगे और इसको हम यहाँ पर बी बोल देंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, समझ जाइएगा कैसी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पर जनरली ग्रेजुएशन एजुकेशन मांगा जाएगा, डिग्री माना जाएगा। दोनों के दोनों सभी टेक्निकल के लिए, नॉन टेक वालों के लिए बहुत ही कम कम पोस्ट क्या बोल दें है ही नहीं एक प्रकार से किसी भी तरह से। चाहे आपका ग्रेजुएशन में टेक्निकल हो, चाहे ITI के थ्रू टेक्निकल हो, टेक्निकल ही इसमें टेक्निकल चीज़ें ही मांगी गई है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए जिस तरह से ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिन्हें या तो इंजीनियरिंग करी हो या तो डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग से, बहुत काम की चीज़ बनाएंगे। इसलिए लास्ट तक बने रहना। ठीक है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसीलिए अच्छी तरह से। तो देख लीजिए एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बॉटनी, केमिकल, ये तो आपकी फील्ड है। आप देखिएगा ये सारी फील्डों के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर देखिए जो यूनिक चीज़ें वो बता रहे हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें तो आप समझ जाएंगे कि ST वाली पोस्ट, ये पूरी लाइन जो ST की है, SC वालों की, पूरी ST वालों की, OBC, EWS, जनरल और टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा है कि इतनी इतनी पोस्ट है इस पोस्टों में। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है नोटिफिकेशन उसको बता दें कि एग्रीकल्चर है उसके लिए SC में 1 पोस्ट है, ST वालों के लिए 1 पोस्ट है, OBC में 2 पोस्ट है, EWS में पोस्ट नहीं है, जनरल की 6 पोस्ट है, टोटल 10 पोस्ट है। ITI वालों के लिए बहुत भारी पोस्टें दी गई है। ठीक है, मतलब बढ़िया पोस्टें दी गई, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर ना एक ठो मेडिकल कैटेगरी चलती है कि यहाँ पर इनको मेडिकल स्टैंडर्ड ये सारी चीज़ें चलेगी। तो वो अभी लास्ट में बता देंगे। और कोई डाउट, कोई भी क्वेरी होगा पूछ रहा, अभी तो वो सब पे चिंता मत करिए, आप बस तैयारी करिए बढ़िया से और अच्छे से
देखिए। तो यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाली इंजीनियरिंग आपने किया है, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट वाली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग की है आपने, तो यहाँ पर बहुत काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जितने टेक्निकल वाले हैं, अगर आपके कोई भी दोस्त है तो आपको जरूर भेजना है उनको, ताकि समझ में आए, क्योंकि हर एक ट्रेड को इन्होंने कवर किया, ऐसी कोई ट्रेड नहीं बची जो ना कवर की गई हो। जो भी मेनली जो की जाती है वो सारी ट्रेड इंक्लूड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है ना। कई बार तो बच्चे परेशान रहते हैं हमारी पोस्ट नहीं लो, यहाँ पर तो भर भर के पोस्ट है। ये 2-3 स्टूडेंट है जो इसी ट्रेड से हैं, ठीक है, उनका तो कहना होता है कि सर हमारी पोस्ट नहीं है ऐसा ऐसा। तो देखिए यहाँ तो आपके लिए भर भर कर पोस्ट आई हुई है, तो जरूर भरिएगा आप सभी। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, लाइब्रेरी साइंस हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपका दिया हुआ है कि 1 ईयर का। और अगर आपको किसी एक स्पेशल पोस्ट के बारे में जानना हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको बता दें, ठीक है। मैथमेटिक्स बीएससी डिग्री चाहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों के सब के क्वालिफिकेशन आपको दिए। मेडिकल लैब का, फोटोग्राफी का दिया हुआ है, फोटोग्राफी हो गया, फिजिक्स ये बीएससी की डिग्री, यहाँ पर सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और फिर इतनी सारी पोस्टें हैं, बताइए, है ना। तो ये सब के सब पोस्ट किसके लिए, जनरली ये बता दें, ये सब ग्रेजुएशन वालों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे ग्रेजुएशन चाहिए। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में बीएससी भी जनरली इन्हीं के लिए है। तो आप सभी चीज़ें देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसका इंस्ट्रक्शन हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करवा देंगे, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस पीडीएफ को अच्छी तरह से रीड भी कर लीजिएगा एक बार। और अगर कोई दिक्कत परेशानी जाए तो पूछ लीजिएगा। वैसे हम कोई दिक्कत परेशानी नहीं जाने देंगे, जो काम की चीज़ सारी बता देंगे। टोटल पोस्ट जो ग्रेजुएशन वालों के लिए आई है 1775 आई है, ठीक है। जो टोटल पोस्ट रहेगी वो कितनी रहेगी, 1775 टोटल पोस्ट आई हैगी ग्रेजुएशन का। अब आते हैं आईटीआई पे, जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आईटीआई स्टूडेंटों का, वो काफ़ी वेट करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है इसमें तो उनकी पोस्ट आनी है, ठीक है। तो टेक्निकल के लिए जो पोस्ट है ये सब आईटीआई वाले भरेंगे, ये सब के सब आईटीआई। और क्या चाहिए इनको, 10th के साथ आईटीआई चाहिए, 10th प्लस आईटीआई, है ना। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10th आपने ना करी हो, 10th प्लस आईटीआई कंपलसरी यहाँ पर। तो 10th क्लास पास होनी चाहिए और आईटीआई किया होना चाहिए, दोनों के दोनों आपको चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर किस किस के लिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए ऑटोमोबाइल, अगर आप ऑटोमोबाइल से करें तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बुक, यहाँ पर कई चीज़ों के लिए देखिए, ऑटोमोबाइल से किए हैं तो हो जाएगा, बुक बाइंडर से किए हैं, कारपेंटर से, कई चीज़ों में हो जाएगा। देखिए मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है, देख लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, वैसे जनरली हर चीज़ों के लिए आईटीआई इसमें रहती है, कई जगह यूनिक होती है, कई जगह नहीं अवेलेबल हो पाती है वो वाली ट्रेड। तो सबकी आईटीआई यहाँ पर सब साफ साफ कहा हुआ है कि, तो यहाँ पर देखिए फिर लेकिन कई पोस्टों में क्या होगा, अगर आईटीआई नहीं है ना, तो उसके स्थान पर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप लगा सकते हैं। जिस तरह से देखिए बुक बाइंडर में यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई इन बुक बाइंडर। और का मतलब समझ जाइए, और का मतलब ये हो, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। तो यहाँ पर अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है इस ट्रेड पर, बुक बाइंडर के ट्रेड पर, तब तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं है तो ऑफसेट मशीन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑपरेटर कम बुक बाइंडर ट्रेड, इनमें से कोई भी एक ट्रेड से अगर आपका सर्टिफिकेट है तो भी आप कर सकते हो। तो और का मतलब भी आप समझ जाइएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दिखवा दे पहले पॉइंट 1 लिखा हो और पॉइंट 2 लिखा हो, इसका मतलब कि दोनों ही चीज़, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। लेकिन अगर किसी के साथ और लगा है तो हम आपको ये बता दें, ये चीज़ या इसके बाद वाली जो चीज़ है, इन दोनों में से कोई भी एक होगा, चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा रीड करा करें, आप भी पढ़ लिया करें। बुक बाइंडर हो जाएगा। कारपेंटर ट्रेड के लिए अच्छी खासी पोस्ट आई है ना, इनकी भी बहुत कम पोस्टें आती है, तो इनकी भी देख लीजिए बढ़िया आई है। जितने पढ़ने लिखने वाले कारपेंटर कंफर्म हो जाना। सीएनसी ऑपरेटर हो गया। कोपा ट्रेड की तो देख रहे हैं, टेक्निकल फील्ड तो इतना, मतलब उसमें भी आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा है। कोपा वालों के लिए देखिए इतनी सारी पोस्ट आई हुई है। फिर ड्राफ्टमैन हो जाएगा। ड्राफ्टमैन के लिए अच्छी खाती, इनकी जनरली ऐसे आती नहीं है तो आई हुई है, ठीक है। डीटीपी ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन के लिए तो आती ही है, और इसमें भी अच्छी खाती पोस्ट देखने को मिले, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखिए अच्छी खाती पोस्ट है। फिटर वालों के लिए तो हमेशा ही हर जगह पोस्ट रहती है, ठीक है। आईटीआई ट्रेड में उसे ही सबसे बेस्ट ट्रेड माना जाता है, बट जिससे जॉब लग जाए वो सबसे अच्छी बेस्ट ट्रेड हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, याद रखिए। तो ग्राइंडर हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ें देखिए पूरी खाली, मतलब ज़्यादा नहीं है पोस्ट में, यहाँ देख सकते हैं। मशीनिस्ट हो जाएगा, तो मशीनिस्ट पर समझिए देखिए इतनी खासी अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पर। मैकेनिक, डीजल मैकेनिक वालों के लिए पोस्ट आई हुई है, ठीक है। फिर मिल राइटर मशीन हो जाएगा। मोटर मैकेनिक व्हीकल हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोग मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले ट्रेड के भी हैं, तो मोटर मैकेनिक की पोस्ट आप देख सकते हैं इतनी 13 आई हुई है, ठीक है। जनरली इसमें आईटी सेक्टर उनके लिए ज़्यादा, बट जितनी भी पोस्ट आई है इनफ है और बहुत बढ़िया पोस्ट है, आप जरूर भेजिए,
क्योंकि आपको आपकी ट्रेड से कंपटीशन होगा आपके वहाँ के बंदों से। रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर वालों की ये सीट मेटल इनकी जनरली देखने को नहीं मिलती, लेकिन देखिए कितनी मतलब हर ट्रेड को मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्होंने कवर किया। टर्नर वालों के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट, न जाने कितने सालों से पोस्ट ही नहीं आ रही टर्नर वालों के लिए। बेल्डर हमने आपको कहा था कि अगर आपको 1 साल की कोई अच्छी ट्रेड करनी है तो बेल्डर अगर 1 साल मैं आपको हम बोलते हैं अगर आपको जॉब चाहिए, समझिए आईटीआई ने कितनों के भविष्य बना दिया है, आपका भी भविष्य जरूर बनेगा, ठीक है। बेल्डर अगर आपको 1 साल की अच्छी ट्रेड करनी तो बेल्डर कर लीजिए, इसकी भर भर के पोस्टें आती है। तो आप यहाँ पर साक्ष्य देख सकते हैं कि बिल्कुल हमने कहा था 1 साल की ट्रेड में बेल्डर बहुत अच्छी रहती है। आपको 1 साल में देखिए कितनी अच्छी पोस्ट में कितनी सारी वैकेंसियां देखने को मिली। जनरली 2 साल में तो बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन रहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम आपको बता दें कि A1 का मतलब क्या है कि इनका जो कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन है कि आपको कहाँ कहाँ सेंटर मिल सकते हैं जब आप फॉर्म भर रहे थे ना, तो इनके बाजू में यहाँ पर देखिए ये सब गौर करिए, यहाँ पर A1 A2 B1 C1 ये सब चीज़ें जो लिखी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस ट्रेड से सिलेक्शन लेते हैं, सपोज मान लीजिए ठीक है कि मोटर मैकेनिक, यहाँ देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि मोटर मैकेनिक आपको दिख रहा है, यहाँ से आप सिलेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि A1 A2 B2 C1, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, आगरा में, ठीक है, अहमदनगर में, इस तरह से ये पूरे प्लेस है, यहाँ पर सेंटर ज्वाइनिंग मिल सकती है। वो तो आप तैयार ही हैं कि सर जॉब तो लग जाए, हम कहीं भी ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया सी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब मेन जो आपका वो रहेगा कि सर पेपर में क्या क्या आना है वो बता दीजिए, कैसे क्या होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या हम मल्टीपल फॉर्म भर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप मल्टीपल फॉर्म भर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। काफ़ी लोग बताते नहीं है, बस इतना ही बोल दिए फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, आप एक ही ट्रेड कर दोगे। हमने कई बच्चों को ना बड़ी यूनिक तरीके से भी जॉब दिलवाए हैं, मतलब उनको ऐसी कुछ यूनिक सी चीज़ें बता देते कि मतलब हम खुद भी बिलीव नहीं करते, गजब है इतनी सी, मतलब जो हम बताते हैं उनसे उनका किस्मत चमक जाती है, कुछ चीज़ें हो जाती है, बहुत बढ़िया अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे हमने कईयों को कहे थे कि भाई आपकी इसी ट्रेड से लग सकती है, आपकी ऐसे ही लगती है, तो फाइनली उनका उसी तरह से सिलेक्शन हुआ, तो मतलब मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर समझिए, तो इसी तरह से कुछ यूनिक चीज़ें भी आपको भर देनी चाहिए, कुछ यूनिक चीज़ें भी करनी चाहिए। अब कई लोगों को पता ही नहीं होता मल्टीपल फॉर्म भर सकते हैं, कई लोग एक ही बस फॉर्म भर के आ जाते हैं। अगर आप 2-3 पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, उसका प्रूफ भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया कि कंडीशन क्या है, तो ये सभी चीज़ें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो भी आप फुलफिल करते होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि आप इंडियन है, ये है वो है, सारी चीज़ें इसमें भी आपको कुछ खास बताने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जानते हो, ठीक है। रिलैक्सेशन का हो गया, तो वो तो हमने आपको बताया था कि जो एज रिलैक्सेशन होता है वो मिलता है, सारी चीज़ें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में ही लिखा होगा और ज़्यादा कुछ बातें नहीं रहेंगी, ठीक है। बस यहाँ पर पढ़ ले, जो ब्लैक हाईलाइट पॉइंट है ना वो जरूर रीड करिएगा ताकि उससे काम बन जाए आपका, ठीक है। रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ ओबीसी मस्ट, तो फिर क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। हाँ, तो यहाँ पर बोले कि अगर आप ओबीसी हैं तो कहने भर से नहीं होना चाहिए, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाएगी, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ST SC OBC जिससे भी आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा था कि एज रिलैक्सेशन हमने आपको बताया था कि OBC वालों को कितना मिलता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 3 इयर्स का रहेगा। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यह सारी चीज़ें चलेगी, ठीक है। तो वो आपको पता है कि जो जनरल वाले होते हैं उनको तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, EWS वालों को भी एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, बट उन्हें के लिए एक अलग से कैटेगरी हो गई है कि हाँ भाई आपके लिए सीट रिजर्व जो रहेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, OBC वाला को 3 साल हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और हाँ, साथ ही साथ ये जरूर बात याद रखिए कि जो कैंडिडेट अगर UR, जैसे कि या तो आप कास्ट सर्टिफिकेट के हैं, लेकिन बाद में बहुत सारी कंडीशनें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, फॉर्म आपने जनरल से भर दिया, ठीक है। अगर आप जनरल से भर रहे हैं फॉर्म को और आप OBC हैं, ठीक है, OBC सर्टिफिकेट आपके पास है, लेकिन आपने जनरल भरते समय आपने OBC टिक नहीं किया, फिर आप बाद में दिखा रहे, तो आपको जनरल ही माना जाएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि अगर आपने OBC से फॉर्म भर दिया कि हमारे पास तो कास्ट सर्टिफिकेट है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास सर्टिफिकेट नहीं निकलता है, प्रॉब्लम आती है कुछ भी कारण से, तो आपको UR की सीट में कंसीडर किया जाएगा। अगर आपके नंबर है तो आपको जनरल की सीट दे दी जाएगी, और नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए, और भी कोई दिक्कत तो हम तो है ही ना, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर Tier 1, तो Tier 1 का जो पेपर होगा वो उनके लिए एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ होती है आप सभी देख लीजिए, यहाँ पर सारी सिटी देख सकते हैं ना, सारी की सारी सिटी आप देख सकते हैं, सारी सिटी आपकी, आप देख लीजिए आपके नियर बाय कौन सी सिटी है, आप वहाँ से भर दीजिएगा।
मतलब कि ये देख लीजिए कि आपकी सिटी वहाँ पर है, वो तो भरने के बाद आपको जाना ही पड़ेगा। फिर बोलता है कि अगर ये सब दिक्कतें जाती है तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसी ऐसी दिक्कत जाती है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ याद रखिए कि एक ही पोस्ट के लिए 2-2 3-3 फॉर्म मत भर देना कि हमको भैया के साथ सेंटर मिल जाए तो उस चक्कर में भर दिए, ठीक है। अगर आपने फीस नहीं दी है तो भी दिक्कत होगी। और साथ ही साथ ये याद रखिए कि यहाँ पर आपको बता दें कि एक ही पोस्ट के लिए 2 बार 3 बार फॉर्म नहीं भरना है। ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू सबमिटेड बाय कैंडिडेट फॉर वन पोस्ट कोड, मतलब एक पोस्ट कोड का जो रहेगा फॉर्म उसके 2 नहीं होने चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, विल बी कंसीडर एंड अदर विल रिजेक्ट, ठीक है। तो कोई एक फॉर्म ही कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि फाइनली रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा, कोई एक फॉर्म कंसीडर कर लिया जाएगा, एक फॉर्म को रिजेक्ट ऑटोमेटिक ही कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड वो तो आपको बताएगा क्या कैसा रहेगा। अब आते हैं हम आपको और सारी चीज़ें बता देते हैं क्या चीज़ें रहेगी जो काम की बात है आपकी, ठीक है। यहाँ पर बताते हैं टर्म्स ऑफ कंडीशन, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें दिक्कत की बात नहीं है। सेक्शन 3 में बोलता है हाउ टू अप्लाई, ये सब आपको पता है कि सेंटर में जाओगे आप या तो अपने मन से भरोगे या फिर वहाँ पर जाकर ही भरवाओगे ऑनलाइन के पास, इसको ज़्यादा बताने की बात नहीं है। एप्लीकेशन मोड फीस तो आप ऑनलाइन ही करते, इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाँ, सबसे मेन है एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, जिसका हम बता रहे थे कि आप मल्टीपल पोस्ट भर सकते हो और यही जरूर करना आपको, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वो सारी चीज़ें आपको पोस्ट भर लेनी चाहिए। मान लीजिए आपने BE भी किया है, ITI भी किया है, तो आप 2 पोस्ट भरिए ना, BE की अलग भरिए और ITI वाली अलग भरिए, तो इस तरह से आप फायदा उठाइए, ठीक है। BE किया हो, डिप्लोमा किया हो, तो इस तरह से आपको फायदा उठा लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट कोड शुड सबमिटेड देयर एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल, तो मतलब हो गया कि मेन जो है ना कि आप मोर देन वन पोस्ट कर सकते हो, मोर देन वन पोस्ट कोड सबमिटेड देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स है ना। और आपको दोनों की सेपरेट अलग अलग फीस भी शायद जमा करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है साफ साफ, ये पूरा रीड करके साफ साफ समझ में आ रहेगा कि क्या चीज़ें बोल रहा है वो, कि अगर मान लीजिए आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है तो ठीक है, कर दीजिए, आपको उसमें कोई रोक टोक नहीं है, 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। बट ऐसा हो सकता है, मे बी, ऐसे होता कम है, बट मे बी अगर हो जाता है कि एक दिन में अगर दो प्रकार के एग्ज़ाम हो रहे हैं, है ना, लेकिन फॉर्म तो अच्छे खासे जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, अलग अलग डे उनके लिए डिसाइड होगा। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया कि हो सकता है सेम सेंटर मिल जाए आपको, ठीक है, सेम शिफ्ट मिल जाएगा, सेम सेंटर नहीं मिल रहा तो सेम शिफ्ट मिल जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और ऐसे अगर परेशानी जाती है तो आपको जो आपको फेवरेट लगे, जो आप में कंसीडर है, जो आप देना चाहे, तो कोई एक ही शिफ्ट में आप पेपर दे सकते हो, ऐसा नहीं जाके दोबारा दे दोगे कि नहीं भाई हमको, ऐसा उन्होंने बताया तो इतना तो आप खुद भी जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेम डे और सेम शिफ्ट फंस जाती है तो कोई एक पेपर आपको देने को मिलेगा, वो बताया गया। बाकी मल्टीपल फॉर्म भरने की बात है तो आप भर ही सकते हो और भरना भी है आपको, ठीक है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस का बताया हुआ है, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की भी मेन बात आती है कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन जो होगा ग्रेजुएशन बेस पे होता है और टेक्निकल बेस पे होता है। तो टेक्निकल बेस पे तो आपको पता ही क्या होगा, वो आपको बता भी देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ग्रेजुएशन बेस वालों को हम बता दें कि ग्रेजुएशन बेस वालों के लिए पेपर किस तरह से होगा। टोटल 90 मिनट का पेपर होगा, दो पेपर होंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन वालों के लिए 2 पेपर होंगे, एक ही दिन नहीं होंगे, ठीक है। पहले क्वालिफाई करोगे, उसके बाद फेयर थ्रू देने मिलेगा। तो पहले क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन वालों के लिए 2 पेपर होंगे। पहले फर्स्ट पेपर जो होगा 120 नंबर का होगा और 120 क्वेश्चन होंगे, है ना, 120 नंबर का 120 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, तो वही जो आपको कॉम्पिटिशन में आता है, मैथ्स पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, उसके बाद क्या हो जाएगा, जीए हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई और जनरल साइंस हो गई। इस तरह की चीज़ें आपको क्राइटेरिया करके पूछी जाएगी। अच्छा, फिर सेकंड पेपर में क्या होगा, अगर आप मेरिट में आ जाते हैं, अगर फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो सेकंड पेपर में क्या होगा, तो सेकंड पेपर में फिर आपके सब्जेक्ट कोड, जो भी आपने सब्जेक्ट भरा है उससे रिलेटेड 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, 100 मार्क्स का, वो भी 90 मिनट रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या रहेगा, और 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। सेकंड पेपर होगा ना, जो सेकंड पेपर होगा टायर 1 केवल स्क्रीनिंग होगा, इसका कोई ऐसा नहीं है कि इससे मेरिट बनेगी। मेरिट आपके दूसरे पेपर से बनेगी, इतना जरूर याद रखिएगा। मेरिट जो होगी वो आपके सेकंड पेपर से बनेगी, इतना जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मेरिट बनेगी वो सेकंड पेपर से बनेगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पर दिया होगा शायद, देख लें, प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो और हाँ, साथ ही साथ ये 8 गुना बच्चे तो हो गए कि हमने कहा कि टायर 1 से आपको मेरिट से उठाया, मतलब स्क्रीनिंग के लिए बस उठाया जाएगा, 8 गुना बच्चों को उठाया जाएगा, जितनी भी पोस्ट है उसका 8 गुना बच्चों को उठाया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन भी, जो टियर 2 का पेपर होगा उसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया कि जो OBC हैं और जनरल वाले हैं उनको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आना, और ST SC वालों को 35%। अगर इससे कम लेकर आओगे तो सिलेक्शन होने वाला नहीं, भले पोस्ट खाली चले जाए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब आते हैं अपन ITI वालों की बात करते हैं कि ITI वालों को क्या आने वाला है। तो ITI वालों को क्या आएगा,
इनकी मेरिट तो फर्स्ट ही वाले से बनेगी, सेकंड वाले से उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट केवल इनका क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। इनका जो पेपर होगा केवल पेपर 1 से ही बनेगा, जो कि क्या होगा 40 नंबर का आएगा, मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस सारी चीज़ आएगी, और 80 नंबर का अच्छी खासी पोस्ट है, क्योंकि आपका टेक्निकल नॉलेज पहले से ही बहुत अच्छा है, ठीक है। तो टेक्निकल नॉलेज अच्छा होने के कारण क्या रहेगा कि यहाँ पर जो आपका टेक्निकल नॉलेज है वो पहले से ही बहुत अच्छा है। तो अच्छी बात यह है कि आपकी कि बहुत बढ़िया आप टेक्निकल तो देंगे ही देंगे। अब नॉन टेक की अगर बात करते हैं तो नॉन टेक में आप क्या करेंगे, अगर नॉन टेक की बात करते हैं तो नॉन टेक में 40 नंबर में से भी अगर आप इनफ मतलब कि बहुत अच्छा प्रदर्शन दीजिए, दोनों में कोई दिक्कत की बात ही नहीं, ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड भी नहीं रहेगा, बढ़िया से आप अपनी तैयारी करिए और जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। आईटीआई वाले तो खासकर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि उनका एक ही पेपर है, एक पेपर और बहुत अच्छी नौकरी, ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी रहेगी आपकी। तो एक पेपर के बाद नौकरी मिल जाना बहुत अच्छी बात होती है, वरना लोग देख रहे हो टियर 1 टियर 2 टियर 3 उसके बाद फिर मेडिकल, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है, एक पेपर वाली बहुत अच्छा रहता है कि पेपर दो नौकरी लो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 35% चाहिए ST SC वालों को, 40% कम से कम OBC वालों को लाना ही लाना है। तो इतना तो लाना ही भाई, उससे ज़्यादा मेरिट जाने वाली है, ठीक है। तो अच्छी खासी आप पढ़ाई करिए, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ वैसा नहीं रहता है, अब हमको ऐसा नहीं लगता है कि और कुछ होगा। फिर नॉमिनेशन फॉर द पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ये सब चीज़ें आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ें दिक्कत परेशानी हो गई। फिर उन्होंने कहा है ईमेल अपनी दे दी है कि अगर आपको कोई क्वेरी कोई भी डाउट हो तो इसमें कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। और हाँ, एग्जाम में फॉर्म भरते रिलेटेड कोई भी डाउट है, एक भी डाउट, वैसे आप नहीं बचना चाहिए क्योंकि हमने सभी चीज़ें कवर कर दी है, लेकिन फिर भी मान लीजिए एक भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर जरूर पूछिए और इस फॉर्म को जरूर भरिए, ठीक है। सारी पोस्ट आप देख लीजिए क्या कैसा है, और फिर कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रहती है तो जल्द से जल्द भरिए, मतलब कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर करिए। और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्तों तक भेजिए जिन्होंने ITI किया है, जिन्होंने जिस जिस स्टेट से हमने बोले ITI किया है, या फिर कोई भी टेक्निकल कोर्स किया, तो उनको जरूर भेजिए और सबसे फॉर्म भरिए और अच्छी तरह से मेहनत करिए। जय हिंद दोस्तों।